हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवे। आज हम बात करने वाले हैं सुपर मैसिव ब्लैक होल के मर्जर के बारे में। तो अभी ये क्यों न्यूज़ में है, क्यों है हमारे लिए इम्पोर्टेंट, ये सब जानेंगे हम इस वीडियो डिस्कशन में। हालांकि मैं बता दूं कि हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग के वैज्ञानिकों ने 3 मैसिव ब्लैक होल्स के मर्जर का पता लगाया है। इस वजह से ये हमारे लिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो इंडिया का डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उसने उनके वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की है। इसके अलावा 3 सुपर मैसिव ब्लैक होल्स आपस में टकरा रहे हैं। 2 देखा गया है, कई बार 2 मैसिव ब्लैक होल्स टकराते हैं, ये नॉर्मल है। लेकिन 3 अभी रेयर है और बहुत कम ऐसा होता है जब एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस 3 ऐसे एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस होते हैं जो आपस में टकरा रहे होते हैं। तो इसलिए भी ये हमारे लिए हो जाता है इम्पोर्टेंट। पहले देख लेते हैं कि ब्लैक होल्स का मर्जर होता क्या है। तो जब कोई 2 ब्लैक होल्स टकराते हैं, खासकर कोई मैसिव ब्लैक होल्स जब टकराते हैं, तो उसमें इतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है कि हमारे पूरे ब्रह्मांड में जितने तारे हैं उससे 50 गुना ज़्यादा इसकी एनर्जी होती है। और ये एनर्जी निकलती है ग्रेविटेशनल वेव्स के रूप में। हमारे साइंटिस्ट इस खोज तक पहुँचे कैसे? तो हमारे साइंटिस्ट असल में ये तीसरे वाले ब्लैक होल के बारे में नहीं जानते थे। ये काम कर रहे थे AGNC 7733 और AGNC 7734 नाम की 2 गैलेक्सी हैं जिनके ब्लैक होल आपस में टकराने वाले थे। इस पर काम कर रहे थे, इस पर रिसर्च कर रहे थे। अच्छा, इससे पहले मैं ये बता दूं, हर एक गैलेक्सी, ब्रह्मांड में अरबों खरबों गैलेक्सी होंगी, उनके सभी गैलेक्सीज के बीचों बीच एक ब्लैक होल होता है। अगर गैलेक्सी बड़ी है तो समझ लीजिए ब्लैक होल बड़ा होगा बीच में, और अगर गैलेक्सी छोटी है तो ब्लैक होल भी छोटा होगा। तो जितना छोटा होगा उसकी शक्ति उतना कम होगी, मतलब उसका गुरुत्वाकर्षण बल उतना कम होगा। और जितना बड़ा गैलेक्सी होगा, इसका मतलब है कि ब्लैक होल उतना ज़्यादा बड़ा है, तभी उस पूरे गैलेक्सी को संभाल पा रहा है। जिस प्रकार से हमारा सन है 8 ग्रहों को संभाल रहा है, 8 गैर इससे कनेक्टेड हैं, उसी प्रकार से अगर बड़ा तारा होगा तो शायद उसमें ज़्यादा ग्रह होंगे। तो ये इसी प्रकार से ब्लैक होल भी काम करता है। तो नॉर्मली ग्रह जो हैं सन के या किसी भी स्टार के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसी प्रकार से जो गैलेक्सी है वो ब्लैक होल के चारों ओर चक्कर लगाती है। और इस गैलेक्सी के अंदर ही अरबों खरबों तारे होते हैं, उसमें से एक तारा हमारा सन भी है। तो NGC 7733 एंड NGC 7734 जो हैं, इन गैलेक्सियों के ब्लैक होल्स का पता लगाया जा रहा था, खोज की जा रही थी, या इनके बारे में समझा जा रहा था। उसी समय उन्हें ये दिखता है, हमारे वैज्ञानिकों को ये दिखता है कि एक और गैलेक्सी है जिसका जो तेज़ी से इन दोनों की ओर बढ़ रही है और ये मर्ज हो सकते हैं। तो उसका नाम, क्योंकि इसमें थोड़ा सा डिफरेंट ये था कि इसकी जो रफ्तार है ना, ऊपर वाले दोनों के, ये जो ऊपर वाले हैं दोनों, ये वाला और ये वाला, उसके मुकाबले इसकी रफ्तार, इसका नाम इन्होंने लिखा NGC 7733N। ये तीनों नाम आपको याद होने चाहिए, किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका और इसकी जो वेग थे ना, रफ्तार था, इससे कम था। तो ये वाला सबसे तेजी से आ रहा था, तो उन्होंने समझा कि कुछ अलग है, इसलिए इसका नाम अलग रखा। इस प्रकार से हमारे वैज्ञानिकों ने ये खोज की कि ये तीसरा वाला भी है, तो 3 हो गए। ये वाला थोड़ा रेयर है क्योंकि नॉर्मली 2, कई बार ऐसे 2 ब्लैक होल अक्सर मर्ज करते रहते हैं, लेकिन 3 बहुत कम होता है जब वो मर्ज करें। अच्छा, एक एडिशनल नॉलेज दे देता हूँ, जानकारी दे देता हूँ कि हमारी जो गैलेक्सी है उससे जो सबसे पास, मतलब हमारी जो नेबर में सबसे पास वाली गैलेक्सी है, उसका नाम एंड्रोमेडा है और ये 2.5 मिलियन लाइट ईयर दूर है हमारी गैलेक्सी से। तो अभी इसके टकराने का कोई आसार नहीं है। टकराएगी कब, ये भी बता दूंगा, कितनी दूर रहेगी तो टकराएगी। वो 3.5 लाइट ईयर दूर होती है, तो वो टकराने का चांस रहता है, टकरा ही जाएगी, इतनी पास आ जाएगी तो टकरा जाएगी।
गैलेक्सी का सबमर्ज होता कैसे? तो जब दो गैलेक्सी पास आती हैं तो वो अपनी काइनेटिक एनर्जी को ट्रांसफ़र करती हैं एक दूसरे में, और उनके आसपास जो भी तत्व होते हैं, उनके सराउंडिंग जो भी गैसें होती हैं, वो आपस में मिलने लगती हैं। फिर धीरे धीरे वो और पास आ करके जब दोनों ब्लैक होल्स की दूरी 3.26 लाइट ईयर दूर होता है, इतनी पास जब आ जाते हैं तो वो सबमर्ज होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये ब्लैक होल की बात कर रहा हूँ। जब ये गैलेक्सी की दूरी नहीं है, जब दोनों ब्लैक होल इतना पास आ जाएंगे, क्योंकि गैलेक्सी बहुत बड़ी होती है, तो जब इतना पास आ जाएगा 3.26 लाइट ईयर की दूरी होगी, तो ये सबमर्ज होना स्टार्ट हो जाएंगे। और आपको मैं ये बता चुका हूँ कि उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, जिसका असर सिर्फ वहाँ पे नहीं पड़ता, पूरे ब्रह्मांड में पड़ता है कुछ ना कुछ उसका असर। ये तो ही मर्जर की बात। अब समझ लेते हैं कि ब्लैक होल क्या होता है। देखिए, ब्लैक होल एक ऐसा डेंस एरिया होता है जहाँ पर लाइट भी अगर जाती है तो वो भी उसे भेद नहीं पाती है और उसके सिंगुलरिटी में जाकर ख़त्म हो जाती है। सिंगुलरिटी क्या होती है आगे बताऊंगा। अब इसमें एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि इसकी खोज किसने की, सबसे पहले ये चीज़ पता किसने लगाया, वो सब हम देखेंगे। इससे पहले समझ लेते हैं ब्लैक होल होते कितने प्रकार के हैं। एक तो ऐसा ब्लैक होल हो सकता है जो हमारे सन मतलब सोलर मास, मतलब हमारे सन का जो मास है उससे या उससे 10 गुना ज़्यादा हो। हमारे सन से 10 गुना ज़्यादा मास तक का एक ब्लैक होल हो सकता है, और एक हो सकता है जो कई बिलियन टाइम्स ज़्यादा हो हमारे सन के ब्लैक होल, हमारे सन के जो हमारे सन की ऊर्जा है उससे। ठीक है, तो अगर वो बिलियन टाइम्स बड़ा है तो वो बहुत बड़ा ब्लैक होल होगा। ब्लैक होल के बारे में सबसे पहले बताया किसने? इसके पहले बता देता हूँ, सिंगुलरिटी अभी बात की थी हमने। ये जो एरिया दिख रहा है ब्लैक होल का, इस तरह से इन्होंने बताने का प्रयास किया है। तो मान लो ये एक ब्लैक होल है, ऐसा नहीं होता, अभी पक्का नहीं है, ऐसा है कि इसे बनाया गया है, क्रिएट किया गया है। इस प्रकार का मान लो एक ब्लैक होल है जिसमें सारी रोशनी और सारा यहाँ जो भी मटेरियल है, यहाँ पे सब कुछ हो सकता है। गैस हो सकती है, किसी भी प्रकार की गैस हो सकती है, या कोई भी लिक्विड या कुछ भी हो सकता है, सब कुछ इसमें समा जाएगा। अगर यहाँ आता है ना, इसमें इतनी ज़्यादा, इस एरिया में इतनी ज़्यादा ग्रेविटी होती है, ये सबको सबमर्ज कर लेता है अपने आप में। और इस पे सबसे नीचे एक पार्ट होता है जिसे सिंगुलरिटी बोलते हैं, वो इस प्रकार का बनेगा, सिंगुलरिटी बोलते हैं। यहाँ जाकर के सब कुछ हो जाता है नष्ट, सब कुछ नष्ट हो जाता है, इसलिए इसको सिंगुलर पॉइंट बोलते हैं। ब्लैक होल का जो कोर होता है ये वाला, जिसे एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस बोलते हैं, यहाँ पर जो गुरुत्वाकर्षण होता है, जो ग्रेविटी होती है, वो इन्फिनाइट होती है। इसका अभी तक कुछ क्लियर नहीं पता है कि इसकी ग्रेविटी कितनी है। यही बताया वैज्ञानिकों ने कि इसकी ग्रेविटी इन्फिनिटी से भी शायद बहुत ज़्यादा है, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ये था सिंगुलरिटी। अब इसके बाद बात करते हैं हम इसकी खोज की। तो सबसे पहले खोज क्या, हाँ, लेकिन इन्होंने नाम दिया था, नाम तो बाद में आया। सबसे पहले अल्बर्ट आइंस्टीन साहब ने इसके बारे में बताया कि कुछ ऐसा है, इन्होंने नाम नहीं दिया था। इन्होंने किया था 1916 में जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। इसी समय इन्होंने ये वाला कॉन्सेप्ट दिया था, सिंगुलरिटी वाला कॉन्सेप्ट दिया था इन्होंने। लेकिन इसका नाम जो है, प्रॉपर नाम जॉन व्हीलर नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1976 में किए हैं। वो 1976 में इन्होंने इसका नाम दिया और इसके बारे में थोड़ा सा और, तो उस समय से इसे ब्लैक होल कहा जाने लगा। इसके बारे में और अच्छे से बात बताया किसी ने, तो वो थे स्टीफन हॉकिंग साहब। इनकी एक बुक है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, अगर कभी आपको टाइम मिले तो प्लीज़ पढ़ना उसे, बहुत अच्छी बुक है। तो उसमें इन्होंने एक पूरा चैप्टर ही है, उसमें उन्होंने बताया, बहुत पतली सी बुक है, अमेजॉन प्राइम पे है, तो उसे पढ़ सकते हैं आप। उसमें इन्होंने अच्छे से बताया, हालांकि ये पूरी तरह से पैरालाइज्ड थे। इन्हें मोटर न्यूरॉन नाम की एक बीमारी थी जिससे ये ग्रसित थे, इसकी वजह से इनका पूरा शरीर विकलांग था।
तो इनके ऊपर एक मूवी भी बनी है, उसे भी आप देख सकते हैं, अच्छी मूवी है। इसके बाद हम ब्लैक होल की जो रियल फोटो है वो देख लेते हैं। ये है ब्लैक होल की रियल फोटो, जिसे लिया है इवेंट होराइजन नामक टेलीस्कोप से लिया गया है। इवेंट होराइजन कोई एक टेलीस्कोप नहीं है, ये बहुत सारे हैं, लेकिन अभी मैं यहाँ एक ही दिखा सकता हूँ। तो ये है, इसी प्रकार का है, इसी के बहुत सारे समूह हैं जो इसी काम पे हैं। इवेंट होराइजन होता क्या है, इसका नाम क्यों रखा गया, वो बताता हूँ मैं आपको। इवेंट होराइजन, ये जो ब्लैक होल होता है, मैंने आपको बताया कि इसमें रोशनी भी नहीं जा सकती, तो इसे देखते कैसे हैं। तो इसके जो चारों तरफ का ये वाला एरिया होता है, ये डिस्क टाइप का होता है, और इसमें ये वाले एरिया में बहुत सारी एनर्जी होती है, क्योंकि यहाँ पे कई तरह के मैटर होते हैं, गैसें होती हैं, इस वजह से ये चमकता हुआ दिखाई देता है। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये जो इसका बाउंड्री होती है, ये वाली बाउंड्री इसकी, जिसके बाद ये पता नहीं चलता, इसे कहते हैं इवेंट होराइजन। और इसी की खोज के लिए, इसी को पता लगाने के लिए ये वाला टेलीस्कोप यूज़ किया जाता है, तो इसलिए इसका नाम भी इवेंट होराइजन रखा गया। कुल मिला के ब्लैक होल का जो सरफेस होता है उसे इवेंट होराइजन बोलते हैं। बाकी इसको एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से आप इसे अच्छे से पढ़ लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी पढ़ लेना। हाँ, अब कोई तारा एक ब्लैक होल में कन्वर्ट होता कैसे, ये जान लेते हैं। देखो, तारे दो प्रकार के होते हैं। एक हमारे सन जैसा, हालांकि हमारा सन मध्यम साइज का तारा है, तो एक, लेकिन दो प्रकार के तारे होंगे, एक स्मॉल होगा, एक लार्ज होगा। तो एक स्मॉल या मीडियम साइज का तारा कभी एक ब्लैक होल नहीं बन सकता। एक स्मॉल तारा सबसे पहले रेड जाइंट बनता है, उसके बाद प्लेनेटरी नेबुला बनता है, ये वाला बनता है, इसके बाद वाइट ड्वार्फ बनता है, ये वाला, ठीक है। तो इसकी लाइफ यहाँ पे खत्म हो जाती है, इसके बाद ये धीरे धीरे अपनी एनर्जी खत्म करके समाप्त हो जाता है। अच्छा, कोई तारा जब बनता है ना, अल्ट्रावायलेट रेस के से बनता है और ख़त्म होता है, तब भी वो अल्ट्रावायलेट रेस पे ही ख़त्म होता है। इसके आखिरी लाइफ जो होती है वो अल्ट्रावायलेट रेस पे ख़त्म हो जाती है। तो वही यूवी रेस, इसीलिए इसमें हमेशा यूवी रेस प्रोड्यूस होती है और निकलती रहती है। अच्छा, अब बात करते हैं लार्ज स्टार की। एक लार्ज स्टार जो होता है वो बनता है सबसे पहले रेड सुपर जाइंट, उसके बाद ये बनेगा सुपरनोवा, उसके बाद बनेगा न्यूट्रॉन तारा, और या तो न्यूट्रॉन तारा बनेगा या तो ब्लैक होल बनेगा। अगर न्यूट्रॉन तारा बनता है तो ये उसके बाद फिर ख़त्म हो जाएगा, और अगर ब्लैक होल बनता है तो फिर अपना आगे का काम करेगा। इस प्रकार से एक सवाल आ सकता है आपके दिमाग में कि ये ब्लैक होल का पता कैसे लगाते हैं। इसके लिए कोई तो इक्विपमेंट यूज करते हैं, तो हाँ करते हैं, उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए यूज करते हैं फोटोस्कोपी का। फोटोस्कोपी क्या है? फोटोस्कोपी इज द स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन ऑफ लाइट एंड अदर रेडिएशन बाय मैटर। फोटोस्कोपी पदार्थ द्वारा प्रकाश और अन्य विकिरण के अवशोषण और उत्सर्जन का अध्ययन है। एक और फोटो दिखाता हूं, आप अच्छे से समझ जाओगे। ये आप प्रिज्म जानते हो, प्रिज्म से ही बना हुआ एक इक्विपमेंट होता है। थोड़े अच्छे प्रिज्म यूज किए जाते होंगे, ये नॉर्मल प्रिज्म है। सिद्धांत यही है। तो कुल मिला के किरणों के वर्णक्रम को समझने के लिए, किरणों मतलब रेस के वर्णक्रम को मापने की विधा को फोटोस्कोपी कहते हैं। तो फोटोस्कोपी के द्वारा उसका जो किनारे वाला एरिया होता है, इवेंट होराइजन के बाहर वाला एरिया होता है, उसका पता लगाया जाता है। उसके बाद पता चल जाता है, क्योंकि ब्लैक होल तो आप नहीं देख सकते, तो उसके बाद पता चलता है कि ये एक ब्लैक होल है। तो ये था आज का डिस्कशन। उम्मीद है आपको बहुत सारा नॉलेज मिला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एडवे स्टडी। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना।